नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जी के में। तो चलिए हम लोग उसी सीरीज को बढ़ाते हुए है ना, हिस्ट्री का सीरीज को एमसीक्यू जो कि आपको महेश बर्नवाल सर की जो बुक है आपको एनसीईआरटी सार पर आधारित है, उसी का हम लोग एमसीक्यू प्लस डिटेल कर रहे थे। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और वाइस राय, इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे देखिए एक प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर आएगा। जैसे हाल फिलहाल अभी 67वें बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, प्लस एनटीपीसी एसएससी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें से इस चैप्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एक प्रश्न आ जाए। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसा आता है कि आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिए। और देखिए आप लोग ज़्यादा डेट पे ध्यान मत दीजिएगा, किस वाइसराय या किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सी कार्य हुई है ये इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय है ना। चलिए तो इससे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ये सभी लोग आप लोग लगभग जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पर प्रथम भारतीय की बात किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी के आंसर बी। चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा आप डिटेल देख लेते हैं। चलिए डिटेल में दिया गया है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम से भी जाना जाता है चक्रवर्ती को। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में वो मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक क्लियर मैंने कर ही दिया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर की बात नहीं किया गया है, गवर्नर जनरल की बात की गई है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखिए कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में दैत्य शासन की समाप्ति की घोषणा और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये चारों में से आप देखिएगा तो इसी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा दिन तक आएगा। देखिए जो भी ऊपर वायसराय दिया गया उसमें सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय। ठीक है, इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी। ठीक है, कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। यहाँ स्थापना की बात नहीं है, स्थापना की बात शुरुआत होगी तो लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक विकास की बात की गई है। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय यदि पूछा जाए पूरे ऑल ओवर में तो लॉर्ड लिनलिथगो था, जो कि उसका कार्यकाल 1936 से 44 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आंसर ए 1858 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग इसे डिटेल देख लेते हैं। देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इनमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। बहुत ही फेमस और आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासन कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा क्लीमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया तथा 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम से 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, चलिए 1 नवंबर 1958 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार
ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार की भी मान्यता दे दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तथा लोगों के धार्मिक मामलों में अब हस्तक्षेप करने की नीति जो थी उसे त्याग दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये राइट आंसर इसका गाजीपुर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस सहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी पृथक मतलब अलग कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, कंपनी की बात करी थी, कौन सी कंपनी थी वो। राइट आंसर इसका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यहाँ पर इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से बोरीबंदर स्टेशन, आधुनिक जिसको अभी का जो प्रेजेंट स्टेशन शिवाजी टर्मिनल है, से थाने के मध्य चलाई गई है। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल देख लीजिए, 1848 से 56 ईस्वी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच से उच्च शिक्षा की नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। 1797 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली भारत की ओर अग्रसर हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा किया गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली, यही प्रश्न पूछे जाते ज़्यादा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेज़ली ने 1799 ईस्वी में मेहंदी सदन को तथा 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर प्रश्न आ गया, देखिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जब वो भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा घटना किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिस्कशन देख लीजिए। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी शेर अली वर्ष 1872 में अंडमान निकोबार में कर दी थी। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 ईस्वी में स्थापना की गई। भारत की प्रथम जनगणना जो है 1872 यहीं पर शुरू होती है, लेकिन रेगुलर जो होता है 1881 रिपन के टाइम से, भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस शासन काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस। यहाँ पर आइए डिस्कशन देख लेते हैं। 14 से 16 के बीच हुआ था। देखिए, आंग्ल नेपाली 14-16 के बीच में हुआ था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंगस के काल में हुआ। इसके परिणामस्वरूप क्या हुई, तो सुगौली की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है, जो कि 1816 में हुआ। और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना हुआ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। राइट आंसर लॉर्ड एलनबरो। दास में आपको एलनबरो आ जाएगा। चलिए, यहाँ डिस्कशन देखिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, इसका कार्यकाल 1842 से आपको 44 ईस्वी, ने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके कार्यकाल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, इसी के शासनकाल में सिंध को है अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है। तो ये आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। अब इस पूरा डिटेल देख लेते हैं इसका। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल पहले देखते हैं, तो
13 से 23 ईस्वी रहा है। ठीक है, इसी के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद पर प्रधानता त्यागने पर विवश कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ। अवध में मतलब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, तो उस समय जो कौन था, ये था आपको राइट आंसर जेम्स ऑड्रम। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट यही था। चलिए, इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन है कि जेम्स ऑड्रम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स ऑड्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सब यही सब प्रश्न पूछता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से आप देखिएगा। इस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस और अवध में जेम्स ऑड्रम। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर की बात हो जाएगी यदि पूछा जाएगा कि अवध का कौन था ब्रिटिश रेजिडेंट, तो जेम्स ऑड्रम, और लखनऊ का तो हेनरी लॉरेंस। ठीक है, जो ये देखिए ये मारा भी गया था, हेनरी लॉरेंस जो है विद्रोहियों के द्वारा मारा भी गया था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका डिस्कशन देखते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 कार्यकाल रहा है। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन 1882 में शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला विभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इन संस्थानों में गैर सरकारी सदस्यों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। राइट आंसर विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक 1828 से 35 का कार्यकाल रहा था। इसने 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि आप स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पर बाकी सभी ने किया था, यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 कार्यकाल रहा। कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसे स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों में संधि की जाती थी वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थता से अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ। राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर डिटेल देखिए। इसने वर्ष 1899 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 में सर कॉलिन मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम 1902 ईस्वी पारित किया गया था। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई। राइट आंसर है अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपये अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।